नमस्कार, बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पूर्व मंत्री श्री मुकेश नायक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। आप कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं और आज ही बीजेपी ने एक बड़ा बम पटाखा फोड़ा है, वो है चौधरी राकेश सिंह के बीजेपी की ओर मुखातिब होने का। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एक दौर होता है सदैव विचारधारा के बहने का, नीति सिद्धांत और कार्यक्रमों के एस्टैब्लिश होने का। कभी कभी पूंजीवाद पर चर्चा होती है, कभी कभी समाजवाद पर चर्चा होती है, मार्क्सवाद पर चर्चा होती है, गरीबी उन्मूलन पर चर्चा होती है। मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय घटियावाद के दौर से गुजर रही है। ये घटियावाद का दौर है, जहां मंत्रियों का आचरण, विधायकों का आचरण अननेचुरल है, समझ के परे है। कभी आप सोच सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव चल रहा हो और सदन का ही उपनेता दूसरी पार्टी में चला जाए? तो ये अननेचुरल, एक अप्राकृतिक आचरण है। राघव जी के आचरण को आप कैसे कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राघव जी 20 साल भारत की लोकसभा के सदस्य रहे। पिछले 10 वर्ष से वो मंत्री पद पर हैं और वित्त मंत्री हैं, सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं बीजेपी शासन के। इतने वर्षों तक, 35 साल तक इन्होंने पावर को एंजॉय किया है। जब 80 साल की उम्र में इनका ये हाल है तो इनका नौजवानी में क्या हाल रहा होगा। यानी सत्ता, शासन, पैसा, यश, कीर्ति और सम्मान का इतना निर्लज्जतापूर्वक दुरुपयोग बहुत दुर्लभ है जो अभी देखने को मिल रहा है। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की क्या तैयारी है? आप मीडिया प्रभारी हैं, कैसे क्या तैयारी कर रखी कांग्रेस ने? देखिए, हम मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था, सत्ता और शासन का बीजेपी के नेताओं के द्वारा दुरुपयोग, मंत्रियों का कदाचरण, बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों के साथ अत्याचार, नौजवानों को रोजगार का अभाव, भूख, गरीबी, अज्ञान, अशिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, इनके मेयर, मंडी कमेटी के अध्यक्ष, भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष, सहकारी बैंक के अध्यक्ष इस प्रदेश में क्या कर रहे हैं और कैसा मद उनको चढ़ा हुआ है, इसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मैं सदैव लोगों से कहता रहा हूं कि व्यक्ति के जीवन में 3 चीज़ों की आहट नहीं आना चाहिए। एक तो कभी सत्ता की आहट नहीं आना चाहिए, धन की आहट नहीं आना चाहिए और बल की आहट नहीं आना चाहिए। जब किसी व्यक्ति के जीवन में सत्ता, धन और बल, इन 3 चीजों की आहट सुनाई देने लगती है तो इनका पराभव हो जाता है। आज बीजेपी के शासन में इन 3 चीजों की आहट सुनाई देती है, एक्स्ट्रा प्रेजेंस बनती है। यानी जिन लोगों के पास स्कूटर थी उनके पास 40-40 ट्रक अलग अलग नामों से, 50-50 4 व्हीलर अलग अलग नामों से, जिलों में जमीनें नहीं बची, खदानें नहीं बची। इतनी विपुल धनराशि केंद्र शासन से जो आई सड़कों के निर्माण के लिए, स्टॉप डैम के लिए, तालाबों के लिए, जल संरक्षण के लिए, भूजल स्तर बढ़ाने के लिए, उस राशि का केवल 30% हिस्सा खर्च हुआ है, 70% हिस्सा भ्रष्टाचार में खर्च हुआ है। ये हाल है इस शासन का। शिवराज सिंह तो कह रहे हैं कि तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे और ये लगभग तय है, मुतमईन है वो बहुत। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार जनता बनाती है, आम आदमी बनाता है। कोई मुकेश नायक और शिवराज थोड़ी सत्ता बनाते हैं। प्रदेश के 7 करोड़ लोगों को जो जनादेश देना है, ये कह रहे हैं कि हम बना लेंगे सरकार। इन्हें वो 7 करोड़ लोग इस प्रदेश में कोई मायने नहीं रखते। जो लोकतंत्र में जो निर्णायक हैं, मतदाता पिता होता है, क्योंकि वो सरकार बनाता है। तो ये अपने बाप की ही नहीं सुन रहे
और कह रहे हैं कि हम तीसरी दफा सरकार बना लेंगे। ये इनका अहंकार है, सत्ता और शासन के मद में चूर ये लोग हैं, और ये इनका वही अतिरिक्त आहट है जिसकी मैंने चर्चा की, जिसके कारण ये ऐसे अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस एक है अभी? देखिए, पूरी कांग्रेस एक है, छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। सभी राजनीतिक दलों में परस्पर नेताओं की सहमति असहमति बनती है, लेकिन अभी विधानसभा सत्र के दौरान जो हुआ ये बहुत दुखद है, और ऐसी घटना मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुई है, और ये एक्सेप्शनल है, अपवाद है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी पार्टी एकजुट है, पूरा विधायक दल एकजुट है, और नेता प्रतिपक्ष के साथ है। उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च वर्क करके जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, और बीजेपी को ये पता था कि अगर इस अविश्वास प्रस्ताव पर अगर पूरी चर्चा हो गई तो बीजेपी की धज्जियां उड़ जाएंगी और कई मंत्री कटघरे में खड़े हो जाएंगे, उनके पास जवाब देने के लिए अवसर नहीं बचेगा। और इसीलिए धनबल से, सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव को डैमेज किया है। क्या यहाँ जातिवाद ऊपर आ गया है विचारधारा से? देखिए, जातिवाद पूरे देश में है, और आज क्षेत्रीय संतुलन और जातीय संतुलन, जहां तक अवसरों की बात है, अवसर के बंटवारे को लेकर, राजनीति में प्रतिनिधित्व को लेकर, इसका एक संतुलन राजनीतिक दल बनाते हैं। और जातियों में वर्चस्व की भावना कोई नई बात नहीं है। यूपी में तो अगर एक ही जाति के दो लोग लड़ रहे हों तो वो ये देखते हैं कि किसका गोत्र क्या है। यानी इस तरह का संस्थाबद्ध जातिवाद इस देश में बहुत दुर्भाग्यजनक है, और क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इंप्रूव करने के लिए, एक गुणवत्ता की राजनीति को प्रोत्साहन देने के लिए इस देश के आम आदमी को इस विषय पर सोचना पड़ेगा। लोग कहते हैं राजनीति में जातिवाद तो हमारे यहाँ भी है। मुकेश नायक को सुरेश पचौरी जी बहुत पसंद करते थे, तो उन्होंने हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद की। मेरे उनसे जाति के संबंध नहीं थे। हम एक पार्टी में हैं, और कभी कभी विचारधारा, स्वभाव, व्यवहार मेल खाता है, तो ऐसे सहमतियां बन जाती हैं। एक ही परिवार में अगर 4 भाई हैं तो 2 भाई एक दूसरे को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बहुत स्वाभाविक, एक आदमी का बहुत स्वाभाविक गुण है। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले 4 महीने बाद, आपको क्या लगता है क्या ताकत रहेगी कांग्रेस की? देखिए, ये सैकड़ों वर्ष पुरानी पार्टी है, ये मास बेस ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे पास असंख्य कार्यकर्ताओं की फौज है, हमारे पास सही स्थान पर सही व्यक्ति को बैठालने के लिए लोग भी हैं। हमें केवल एक काम करना होगा इस चुनाव में कि सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखना होगा, तो हम सफल हो जाएंगे। आपका मतलब है टिकट सही व्यक्ति को मिले? टिकट सही व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि पूरी पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक एक कार्यकर्ता यह अनुभव करते हैं कि इस दफे अगर हमने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गलती की तो पूरी पार्टी को लंबे समय इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और बीजेपी के एकाधिकार को खत्म करने के लिए, इनके निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन को खत्म करने के लिए ये आवश्यक है कि पूरी पार्टी एकजुट रहे। अभी हो ये रहा है कि बीजेपी शासकीय मिशनरी का निजीकरण कर रही है, ब्यूरोक्रेसी को पर्सनलाइज्ड कर रही है, फिर जो दूसरी इनसे असहमत लोग हैं उनके व्यापार खत्म कर रही है, उनकी स्वयंसेवी संस्थाओं पर प्रहार कर रही है। यानी निजी और शासकीय क्षेत्र से जो अवसर समाज में बनते हैं वो केवल इनके ही लोगों को मिले, ऐसे एकाधिकार से प्रदेश की जनता परेशान है, और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। मुकेश नायक साहब, आपके कहने का मतलब क्या यह है कि सारे काम, सारे एनजीओ, सारे शिक्षा संस्थान, तमाम बिजनेस धंधे इन्हीं के लोग चला रहे? देखिए, ये कितना दुर्भाग्यजनक है कि राजनीतिक दल हर चीज का निजीकरण कर दे। आप स्कूल से शुरू करिए, यूनिफॉर्म बच्चों को इनके लोग दें, साइकिल बच्चों को इनके लोग दें, आहार पोषण में जो अनाज लगता है वो इनके लोग दें, मिड डे मील में जो अनाज लगता है वो इनके लोग दें, उसको पकाने का काम इनके लोग करें। शहर में कोई बस चले तो उसका परमिट इनके आदमी को मिले। पीएससी में सारे इनके लोग भरे हुए हैं। यहाँ एक पीएससी में जोशी जी थे, अगर सीबीआई इंक्वायरी हो जाए तो
उनका शेष जीवन उन्हें जेल में बिताना पड़ेगा। यानी इतनी बेईमानी हुई है पीएससी में कि चीन चीन के रेवड़ियां दी गई और अरबों रुपए का घोटाला पीएससी के सिलेक्शन में हुआ है। अभी व्यावसायिक परीक्षाओं में क्या हो रहा है, व्यापम में पुलिस की भर्ती, शिक्षा कर्मियों की भर्ती, यानी व्यापम के माध्यम से जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें शिक्षा कर्मी जो 15-15 साल का अनुभव था, जिन्हें काम कर रहे थे, परीक्षा हुई वो पास नहीं हो पाए, उनका 15 साल का अनुभव बेकार चला गया और बीजेपी की विचारधारा का नया लड़का उसको भर्ती कर दिया गया। यानी चौतरफा केवल अपने लोगों को लाभ देना और समाज में, व्यापार में, सरकार में और निजी क्षेत्र में तैयार होने वाले अवसर बिल्कुल सीमित लोगों के लिए पावर शेयरिंग करना, लाभ कमाना और जो भी जिसको भी लाभ मिलेगा उन्हीं के माध्यम से मिलेगा, ऐसा तांडव और ऐसा पक्षपात पहले किसी सरकार में नहीं हुआ जो इस सरकार में हो रहा है। तो इससे इनका चुनाव जितना आसान होगा या कठिन होगा? इस बहुत घुटन और बेचैनी है। मध्य प्रदेश के लोग अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। जिस तारीख को अधिसूचना जारी होगी पूरे प्रदेश में वातावरण बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जनमत क्या चाहता है। अभी लोग वेट कर रहे हैं कि अभी 6 महीने बचे हैं, साल भर बचे हैं, इनका बड़ा प्रतिशोधात्मक रवैया है, विंडेक्टिव नेचर है। अगर अभी हम बोलेंगे तो ये हमारा व्यापार खत्म कर देंगे, हमारा ट्रांसफर कर देंगे, हमारी बस का परमिट कैंसिल कर देंगे, हमारी खदान कैंसिल कर देंगे, हम पर फर्जी मुकदमा दर्ज करा देंगे। इनके गुंडे थानों में बैठकर थाने चला रहे हैं। आप इंदौर का उदाहरण देख लीजिए, अनुराधा शंकर ने गुंडागर्दी के खिलाफ अभियान चलाया, यहाँ पर आईजी थी, वो बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, उन्हें जाना पड़ा यहाँ से क्योंकि मकान खाली कराओ, प्लाटों पे कब्जा करो, चोरियां कराओ, संस्थाबद्ध और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को प्रोत्साहन दो। ये व्यापारिक राजधानी है इंदौर पूरे मध्य प्रदेश की। यहाँ बहुत जरूरी है कि व्यापार करने के लिए, जीवन जीने के लिए और विकसित होने के लिए एक वातावरण हो, लोगों को अनुशासन हो, सुरक्षा का अनुभव हो लोगों का, और कानून की एक ऐसी प्रेजेंस हो कि लोगों को सुरक्षा और संरक्षण का अनुभव हो। यहाँ तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। नायक साहब, आप 10 साल तक मंत्री रहे, 15 साल तक विधायक रहे, क्या आपने क्या उपलब्धि, आपने कैसा माहौल बनाया था? देखिए, मध्य प्रदेश में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट आज मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, इसके लिए हमने कोशिश की। पहले मध्य प्रदेश के लगभग 10 लाख बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे। आज बाहर के इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में आज पूरे देश भर से बच्चे हमारे मध्य प्रदेश में पढ़ने के लिए आते हैं। खेल के और युवा कल्याण के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के हमने मैदान बनवाए। एक खेल के प्रशिक्षण को वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ा, उनके प्रशिक्षण को वैज्ञानिक आधार दिया, खिलाड़ी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी दी। पिछले 9 साल में एक भी उत्कृष्ट खिलाड़ी को नौकरी नहीं दी और उसका परिणाम यह हुआ कि मध्य प्रदेश को जिस गति से खेल के क्षेत्र में पूरे दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए था, उसको प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। आपने इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सदर भी रहे, मुख्य रहे हैं, क्या काम किए थे उस वक्त? देखिए, मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी है कि भारत का ऑप्टिकल फाइबर का पहला कारखाना मैंने अपने कार्यकाल में भोपाल में डाला। ऑप्टिकल फाइबर पहला कारखाना था, पहला कारखाना पूरे भारत में, और पूरे एशिया में उसकी केबल जाती थी, क्योंकि पहले कॉपर केबल यूज होती थी जिससे डायरेक्ट डायलिंग नहीं हो सकती थी, सेलुलर नहीं चल सकता था। तो दूर संचार के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति है ऑप्टिकल फाइबर। चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति है। एंडोस्कोपी में जो कैमरा यूज होता है, ऑपरेशंस में जो कैमरा और यूज होता है, उसके पीछे ऑप्टिकल फाइबर का वायर ही काम करता है, जो भीतर के अंगों को बाहर एक टर्मिनल पर डिस्प्ले कर देता है। मुकेश नायक जी, राजीव गांधी के आप काफी करीबी रहे हैं। राजीव गांधी संग्रहालय में आपकी तस्वीर भी लगी हुई है। उनसे तो आपके अच्छे संबंध थे, आपको उन्होंने युवक कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, NSUI अध्यक्ष बनाया, लेकिन उनके बेटे से आपका तारतम्य कैसा है? देखिए, राजीव गांधी मुझे राजनीति में लेके आए। मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था और विश्वविद्यालय सागर का महासचिव था।
उस समय मेरा परिचय राजीव गांधी जी से हुआ और उन्होंने मुझे NSUI का, कांग्रेस का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुखिया बनाया। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना। और कितना विश्वास राजीव गांधी जी मुझ पर करते थे उसका एक उदाहरण है। मैंने उनसे जाकर कहा कि जब लोकसभा का चुनाव आया और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री पद से हटे, लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने राजीव गांधी जी से प्रार्थना की कि मैं भोपाल में अपनी रैली से इस चुनाव की आप शुरुआत करिए। तो 1 मिनट में उन्होंने इसमें सहमति दे दी। बाकी सब नेताओं ने उनसे बाद में कहा कि बीजेपी की मॉडल गवर्नमेंट है और RSS का बहुत प्रभाव है, पता नहीं ये कार्यक्रम सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और आप इलेक्शन कैंपेन को, भारत के इलेक्शन कैंपेन को ओपन कर रहे हैं, आप ऐसी जगह जाइए जहां बहुत बड़ी आपकी रैली हो सके, वातावरण उस तरह का मिल सके। लेकिन राजीव जी ने किसी की नहीं सुनी। जब वो भोपाल आए तो आपको हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल की इतनी बड़ी रैली आज तक नहीं हुई जितनी वो रैली हुई थी। मध्य प्रदेश रेड क्रॉस के भी आप अध्यक्ष हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश रेड क्रॉस का मैं अभी चेयरमैन हूँ, दूसरी बार निर्वाचित हुआ हूँ। और एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल हमने भोपाल में बनाया है और अक्टूबर से हम एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी का भी एक बहुत हाईटेक यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों में इन 2 वर्षों में हम वर्ल्ड क्लास ब्लड बैंक बनाएंगे, जिसमें प्लेटिलेट्स, प्लाज्मा, प्रोटीन यानी ब्लड कंपोनेंट्स को हम अलग अलग सुरक्षित रख सकें, ज़्यादा समय तक रक्त सुरक्षित रख सकें और उसके एक एक पार्ट का उपयोग हो। इसके लिए वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड बैंक बनाएंगे और पैथोलॉजी बनाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में एक अपवादों को छोड़कर किसी भी अस्पताल में थायराइड की रिपोर्टिंग सेम डे नहीं आती। 3 दिन लग जाते हैं थायराइड की रिपोर्टिंग आने में। बंबई और दिल्ली सैंपल जाते हैं। ये विकृत बाजारवाद का निकृष्टतम नमूना है। हमने जो भोपाल में हॉस्पिटल बनाया है उसमें सारे रक्त परीक्षण होते हैं और सेम डे रिपोर्ट आती है। हम थायराइड की रिपोर्ट 2 घंटे बाद उपलब्ध करा देते हैं लोगों को। रेड क्रॉस हॉस्पिटल में 1200 से 1500 मरीज की OPD है पर डे की और 350 ब्लड सैंपल के आसपास एवरेज उसमें आता है, जिसमें 125 से 150 थायराइड के सैंपल पर डे आते हैं और रोज उनके निष्कर्ष अवगत करा दिए जाते हैं। और इतनी विश्वसनीयता है रेड क्रॉस की लेबोरेटरी की कि पूरे IAS, IPS, मंत्री, VIP, गरीब आदमी, गोबर फेंकने वाली महिलाएं, मजदूर सब बराबरी से वहां रक्त परीक्षण के लिए आते हैं। पूरे बाजार से 50% दाम पर हम वहां पर इलाज करते हैं। हमारे यहाँ CT स्कैन 1200 में होता है, MRI 2500 में होता है, हमारे यहाँ एंडोस्कोपी 600 रुपये में होती है, को 500 रुपये में होता है, 350 रुपये में हमारे यहाँ सोनोग्राफी होती है, हमारे यहाँ 300 रुपये में डिजिटल एक्सरे होता है लोग और 600 रुपये में डायलिसिस होती है। विश्व में सबसे कम दाम पर हम डायलिसिस करते हैं। हम 40 से 50 डायलिसिस प्रतिदिन करते हैं मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी में। आप बीच में महर्षि महेश योगी से जुड़ गए थे। आपने कांग्रेस को भी राम राम कर लिया था, अजय भारत पार्टी बनाई थी। क्या अभी भी आप महर्षि महेश योगी से जुड़े हुए हैं? क्या अभी भी आप प्रवचन करते हैं? महर्षि महेश योगी जी तो ब्रह्मलीन हो गए हैं जी, उनकी विचारधारा से, उनके लेकिन काम से उनका ज्ञान सदैव मेरे साथ है, उससे जुड़ा हुआ हूँ। जो नॉलेज, जो वैदिक लिटरेचर, जो वैदिक वांग्मय, हमारी ऋषि परंपरा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और इसके नीचे जो वेदों का यूनिफाइड फील्ड है जिसमें शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिषमती प्रज्ञा और गीता का जो ज्ञान है, उनके सानिध्य में मुझे मिला। ये ईश्वर की महान कृपा है कि मैं किसी राजनीतिक उद्देश्य से उनके साथ नहीं गया था, लेकिन उनका नॉलेज, उनका ज्ञान और जो भावातीत ध्यान और सिद्धि सूत्रों की उन्होंने मुझे शिक्षा दी, ये बहुत मूल्यवान ज्ञान है और इससे बड़ा ज्ञान कोई हो नहीं सकता। अभी अभी खबर आई कि चौधरी राकेश सिंह को बर्खास्त कर दिया और भूरिया जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है और वो
चौधरी राकेश सिंह बीजेपी में शामिल हो गए, इस पे कुछ कहेंगे आप? मैंने तो पहले कहा था जी कि ये विचारधारा का नहीं, ये बेईमानी का मामला है। जी सदन चल रहा हो जी और सदन का उपनेता दूसरी पार्टी में चला जाए, हाँ। ये बेईमानी की और गद्दारी की पराकाष्ठा है, और ऐसे लोगों का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं हो सकता। राजनीति लाभ और हानि का लेखा जोखा लगाकर निर्णय लेने का विषय नहीं होता। राजनीति में एक विचारधारा होती है। कोई भी व्यक्ति अगर एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट भी करे, जैसे मैंने किया, जी, तो ये एक्सपेरिमेंट लाभ और हानि का लेखा जोखा लगाने के लिए नहीं था। आप पीएचडी हैं, आप अपना नाम क्या कि डॉक्टर क्यों नहीं लिखते? ये बिल्कुल अकारण है, इसके पीछे कोई कारण नहीं। ये सारा जगत अकारण है। जैसे आपके शरीर में रक्त चल रहा है, आपका हृदय धड़क रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? आमतौर पर लोग जरूर डिग्री लिखना चाहते हैं। कभी मेरे डॉक्टर मुकेश कभी मेरे जहन में ये बात आई नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा। मुकेश जी, हमारे आग्रह पर अब आपने अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, आपने तमाम कार्यक्रमों में से आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बातचीत कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीजी न्यूज। नमस्कार।